इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और फॉर द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हाउ कैन बी राइट द कंट्रोल सिग्नल्स। तो मेन थिंग यही है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के लिए कंट्रोल सिग्नल्स हम कैसे लिखते हैं। तो हम आते हैं पहले ब्रांच इंस्ट्रक्शंस पर। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं? पहले तो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि सपोज करें कि आपका एक इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है और उस टाइम आपको उसी इंस्ट्रक्शंस में कोई दूसरे डेटा की नीड हो गई और आपको उस डेटा तक स्विच करके जाना पड़ेगा। तो उस डेटा को मीन्स उस ऑपरेंड्स को आपको फेच करके लेके आना है। तो फॉर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर ऑपरेंड्स दिस इज कॉल्ड द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो ये आपके पास ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उस पर्टिकुलर डेटा तक आपको फेच करके जाना है। एक एग्जांपल इजीली लेते हैं, जो मैंने यहाँ भी एग्जांपल लिया हुआ है। आपके पास मेमोरी है, इस मेमोरी में डिफरेंट एड्रेसेस पर आपके पास डेटा स्टोर है। सपोज एक एड्रेस है 2000 और 2000 एड्रेस पर आपने एक डेटा स्टोर कर रखा है। जो डेटा है आपने वो दिया है R1 ट्रांसफर R2। तो इसका मतलब है कि R2 का डेटा R1 में ट्रांसफर करना है और ये 4 बिट्स के डिफरेंट लेवल्स पर है। तो अगला एड्रेस जो है वो 2004 पर है सपोज, और 2004 पर जो डेटा कोई इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट 2008 पर है। ऐसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास। तो जो प्रोग्राम काउंटर है, जैसे आपको बार बार हमने पहले भी बताया कि प्रोग्राम काउंटर में उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। सपोज प्रोग्राम काउंटर के पास है अभी 2000, ये 2000 एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही 2000 एग्जीक्यूट होने लगता है प्रोग्राम काउंटर में, नेक्स्ट आपके पास इंक्रीमेंट हो जाता है और ये इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 2004 हो जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। अब जब आपके पास प्रोग्राम काउंटर में 104 है और आपका 2000 वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मैंने एग्जांपल ये दिया, कोई एक इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा है। बट इसी टाइम अगर R2 पर जो R2 रजिस्टर है उस पर जो ट्रांसफर होना है डेटा, सपोज वो डेटा ना होके कोई एड्रेस हो और उस एड्रेस पर आपको स्विच करना पड़ जाए, ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें हों कि ये इंस्ट्रक्शन ना हो, आपको वहां से स्विच करके दूसरे एड्रेस पर दूसरी लोकेशन पर आपके पास डेटा है वो डेटा लेकर आना पड़ जाए आपको। तो प्रोग्राम काउंटर में पीसी में आपके पास क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको ब्रांच करने के लिए। तो ब्रांच करने के लिए क्या करते हैं आपके पास, जैसे एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर आपके पास एक 2000 लोकेशन पर कोई डेटा है और उस टाइम में ब्रांच जो टारगेट आ गया वो 2050 पर है। तो उसी टाइम आपके पास क्या होगा, जो ऑफसेट है वो क्या कर, ऑफसेट वैल्यू क्या है, दोनों का डिफरेंस। इस टाइम जो प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू है और आपके पास जो टारगेट वैल्यू है, इस दोनों का डिफरेंस जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फाइंड कर लेता है और उसको हम ऑफसेट वैल्यू कहते हैं। वो ऑफसेट वैल्यू जो है वो ऑफसेट वैल्यू प्रोग्राम काउंटर के साथ ऐड कर दी जाती है। ऐड करने पर जो वैल्यू प्रोग्राम काउंटर के पास अब आ जाएगी उसी वैल्यू को आप अपलोड कर देंगे पीसी में, और पीसी उस टारगेट एड्रेस से डेटा आपके पास फेच कर कर ले आएगा। ये इसका मेन पर्पज है। यहाँ एग्जांपल देखें, अगर हम दो इसी इंस्ट्रक्शन को एग्जांपल के में लिख रहे हैं हम। इंस्ट्रक्शन आपके पास पीसी आउट, बताइए आपको एमएआर इन रीड ऑपरेशन सिलेक्ट हो गया आपके पास, एडिशन की कंडीशन लगी, जेड में इन हो गया आपके पास। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक तो आपको पता है सेम स्टेप्स ही रहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हम, जैसे इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद में इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है और डिकोड होने के बाद में आपको पता लगता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। ये पूरी फेच साइकिल है। जो फेच साइकिल है वो पूरी हर एक ईच एंड एवरी सिंगल बस की बात कर रहे हैं, सिंगल बस माइक्रो प्रोसेसर में ये सेम ही रहेगी, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है हमें। इसके बाद में कि आपको क्या करना है, द ऑफसेट वैल्यू इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आईआर बाय द इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट। जो डिकोडिंग सर्किट है वही ऑफसेट की वैल्यू वहां इंस्ट्रक्शन से निकाल लेता है कि ऑफसेट वैल्यू क्या है। तो आपके पास आईआर से ऑफसेट वैल्यू जो है वो डिकोडिंग सर्किट फाइंड कर लेता है। जब इसको पता लग जाता है ऑफसेट फील्ड क्या है, तो आईआर के ऑफसेट फील्ड में जो वैल्यू है वो आउट कर देंगे और उस वैल्यू को वाई वाई रजिस्टर में ट्रांसफर करके और आपके पास जेड में ऐड कर देंगे। ऐड किसके साथ में करेंगे आप, ऐड कर देंगे आपके पास जो आपके पास प्रोग्राम काउंट ऑफसेट वैल्यू आपके पास पीसी में है, उस वैल्यू में आपने क्या करा, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में आपके पास जेड में इन हो गया और
फिर Z से आउट हो गए, प्रोग्राम काउंटर में इन हो गया। अब प्रोग्राम काउंटर में इन हो गया, पीसी में वो वैल्यू आ गई, और पीसी से क्या करना है, फिर आउट होकर वो सारा प्रोसेस अगेन शुरू हो जाएगा फेच करने का। तो बेसिकली बस यही है कि आपके पास जो आईआर है वही के उसी के पास में आपके पास ऑफसेट फील्ड है, उस ऑफसेट फील्ड में ही डिकोडर क्या करता है, आपके पास जो ब्रांच वैल्यू है उसको फाइंड कर लेता है, ब्रांच के एड्रेस को, और उस एड्रेस का ऑफसेट मींस जो डिफरेंस मैंने बताया था वो डिफरेंस फाइंड कर लेगा, और डिफरेंस यहाँ ऑफसेट में आ जाएगा। ऑफसेट मींस मतलब है ऑफसेट वैल्यू में डिफरेंस होगा बेसिकली, और जो वो डिफरेंस होगा आपके पास, कोई भी डिफरेंस होगा, एक वैल्यू होगी डिफरेंस, वो वैल्यू आप किसमें ऐड कर देंगे, प्रोग्राम काउंटर के साथ में। तो इस टाइप से न्यू वैल्यू प्रोग्राम काउंटर के पास आ जाएगी। ठीक है, अगला है कंडीशनल। कंडीशनल में कुछ नहीं है, कंडीशन लगाते हैं सेम इसी की तरह ही पूरा इंस्ट्रक्शन है। एक कंडीशन लगा दी यहाँ पर, इफ n इज इक्वल टू 0 देन एंड। तो इसका मतलब है कि अगर एंड का मतलब है आगे स्टेप्स पर नहीं जाएगा, एंड का मतलब है कि आप फेच करके नहीं जाएगा, फिर प्रोग्राम काउंटर को हम इंक्रीज नहीं करेंगे, फेच नहीं करेंगे। तो एंड कंडीशन यहाँ लगा दी, इफ n इज इक्वल टू 0 देन प्रोसेसर रिटर्न टू स्टेप 1। तो सीधा स्टेप 1 पर रिटर्न हो जाएगा प्रोसेसर का, इमीडिएट आफ्टर स्टेप 4। स्टेप 4 के बाद मीन्स ब्रांच स्टेटमेंट यहाँ पर आया, और एक कंडीशन लगी है आपके पास, जो कंडीशन लगी है उस कंडीशन को अगर इसने फुलफिल कर लिया तब तो अगले स्टेप्स में जाएगा, मीन्स पीसी के प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो स्टेप्स सीधा सीधा हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने फर्स्ट स्टेप पर। ये कंडीशन है केवल, जैसे इफ कंडीशन आप पढ़ते हैं, जस्ट लाइक दैट कंडीशन स्टेटमेंट है आपके पास। अब आते हैं हम, अभी तक हमने पढ़ा था सिंगल बस आर्किटेक्चर, अब हम मल्टीपल बस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं जहां मोर देन वन बसेस हैं। यहाँ देखिए सिस्टम की इंटरनल 3 बसेस है, बस ए, बस बी और बस सी। इससे पहले जो एग्जांपल था उसमें आपके पास एक ही बस थी, आपके पास सिंगल बस। अब आपके पास 3 बस हैं। डिफरेंसेस क्या किया है सिंगल बस और मल्टीपल आर्किटेक्चर में? तो फर्स्ट बस, सेकेंड बस, 3 बस मीन्स मल्टीपल बस हो गया है यहाँ, मोर देन वन बस है। जो रजिस्टर R0 से Rn मैंने डिफरेंट रजिस्टर लिखे थे, वो सारे रजिस्टर एक साथ लिख दिए। कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट 4 लिख दिया, सिलेक्ट 4 वही कांस्टेंट है जो वहां कांस्टेंट था, कांस्टेंट 4 कह दिया इसको। ए और बी सेम पोर्ट है, यहाँ आउटपुट जो है वो R से जा रहा है एक बस पर, वहां आउटपुट Z रजिस्टर में आता था। अगर सिंगल बस आर्किटेक्चर की बात करें, यहाँ बस C पर आउटपुट आ रहा है आपके पास। डिकोडर वही है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोड करके डेटा कहाँ डाल देगा, ए बस पर। तो ए बस से पता लग जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर 2 बस पर आपके पास आउट हो रहा है, और एमएआर आपके पास एड्रेस लाइंस के लिए मेमोरी के पास जा रहा है, मेमोरी से एमडीआर में भी डेटा आ रहा है डेटा लाइंस के थ्रू। तो डिफरेंट बसेस होने का आपको बेनिफिट ये है कि आप कम से कम साइकिल में, मिनिमम साइकिल में आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा इसके लिए। एक एग्जाम्पल है आपके पास, एड R5 एड R4 R5 R6। इसका मतलब है R5 और R6 का डेटा ऐड करना है और रिजल्टेंट को ट्रांसफर करना है R4 में। तो अब मल्टीपल बस आर्किटेक्चर से सिंगल से तो आप कर ही सकते हैं, करना आ गया था। मल्टीपल से आप देखेंगे तो सबसे पहले पीसी आउट होता है और पीसी को उसी टाइम पे इंक्रीज करते हैं आप। तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में इंक्रीज कर दिया पीसी को, पीसी आउट करा, R इज इक्वल टू बी, मतलब बी बस पर जो डेटा है वो R पोर्ट पर आपके पास ले आए। किसके R पोर्ट पर लेके आएंगे आप? ALU के R पोर्ट पर। MAR में इन कर देंगे, रीड करने के लिए डेटा पहुंच जाएगा। तो इसको हम फिगर के साथ में देखते हैं। फिगर पर आ जाते हैं, हमारा जो इसका पिक्चर थी आपके पास, ये पिक्चर है। तो सबसे पहले पीसी से आउट होगा डेटा, आउट होकर कहाँ पहुंचेगा, डेटा बस बी पर, बी पर पहुंच गया। बी से सीधा पोर्ट बी, ये पोर्ट बी है, ALU के पोर्ट बी पर आ गया डेटा। पोर्ट बी से आर में डेटा ट्रांसफर कर दिया और आर से आउट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, सिस्टम बस बी पर। तो आर इज इक्वल टू बी का मतलब है इस बी बस बी से बी पोर्ट पर ALU का डेटा आया, उस बी आर मीन्स आर में जो डेटा आएगा जो बी पर डेटा था वो आर से कहाँ डायरेक्ट पहुंच जाएगा, आपके पास सिस्टम बस सी पर। सी से कहाँ पहुंच जाएगा डेटा, रीड होने के लिए MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और यहाँ से रीड होने के लिए मेमोरी के पास पहुंच जाएगा। जब तक ये रीड होकर आता है तब तक प्रोग्राम काउंटर को आप इंक्रीज कर सकते हैं। सीधा इंक्रीमेंटर अलग से लगा हुआ है, इंक्रीमेंटर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर को पैरेलली इंक्रीज कर देगा। जैसे मेमोरी फंक्शन कंप्लीट होगा, रीड होकर आ जाएगा आपके पास, फिर आप नए साइकिल में
पहुंच जाएंगे। तो यही लिखा है देखो, पीसी आउट प्रोग्राम काउंटर से आउट हुआ, आर इज इक्वल टू बी मीन्स आर पोर्ट पे रिलीव डेटा पहुंच गया, बी पोर्ट से था वो वहां से डायरेक्ट आउट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, सी बस पर। सी से बस से एम में इन हो गया, मेमोरी के पास रीड होने के पहुंचा, तब तक रीड होकर मेमोरी से आ रहा है, तब तक प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीज कर लिया, पहले वहां इंक्रीज हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट की, जब तक कि मेमोरी फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम वेट कर रहे हैं। वेटिंग ये रहेगी कंप्लीट, जैसे ही मेमोरी फंक्शन कंप्लीट होगा तो वहां से डेटा कहाँ आएगा, एमडीआर में डेटा आ जाएगा। तो एमडीआर से आउट करना है, एमडीआर से तो आपके पास टू डिफरेंट बसेस पर आउट हो रहा है, एमडीआर से आउट हो रहा है ए बस पर भी और एमडीआर से आउट हो रहा है बी बस पर। तो आपने लिखा एमडीआर आउट बी, बी मीन से बी बस पर आपके पास आउट हो जाएगा डेटा, और बी बस से क्योंकि डेटा आपको कहाँ पहुंचाना है, आईआर में, तो एमडीआर से डेटा आउट हो गया बी में, एमडीआर आउट बी, और बी से बस बी से एलयू के आपके पास डायरेक्ट बी पोर्ट पर पहुंच गया। फिर लिखेंगे आर इज इक्वल टू बी मीन्स आर पोर्ट से सी पर पहुंच जाएगा, और सी से डेटा इन कहाँ हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर में। ये लिखा है एमडीआर आउट बी, तो बी बस पर आउट हुआ, आर इज इक्वल टू बी मीन्स एलयू के बी पोर्ट से आर पोर्ट पर डेटा पहुंच गया, आर पोर्ट से आउट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, सी बस पर। सी बस से डेटा आपको कहाँ इन करना है, आई आर इन मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इन हो गया। तो ये पूरा आपके पास मिनिमम साइकिल में काम हो गया। इसके बाद आपको अब क्या करना है, सम करना है सीधा। अब आपको इंस्ट्रक्शन डिकोड होके पता लग जाएगा इंस्ट्रक्शन क्या है। फैचिंग कंप्लीट हो गई, फैचिंग के लिए ये 3 स्टेप्स हैं, तो मल्टीपल में ये 3 स्टेप्स हमेशा रहेंगे फैचिंग के लिए, ऑलवेज, ये सब चेंज नहीं होंगे। अब एडिशन का ऑपरेशन केवल एक ही स्टेप्स में पूरा कंप्लीट कर लिया आपने। एडिशन है R5 और R6 का डेटा आउट होगा, तो यहाँ से आपके पास दो डिफरेंट बस हैं, तो डेटा का ओवरराइट नहीं होगा, 2 बसेस पर आप आउट कर लीजिए, एक बस पर आपने ए को आउट कर लिया, एक बस पर आपने बी को आउट कर लिया। फिर बी बस का तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा डेटा आपके पास, यहाँ से सिलेक्ट आप करना पड़ेगा। सिलेक्ट करेंगे आप, या तो कांस्टेंट सिलेक्ट होगा मल्टीप्लेक्सर में, या फिर आपके पास ए बस, तो ए बस को सिलेक्ट कर लेंगे, ए बस का डेटा पहुंच जाएगा ए रजिस्टर, ए पोर्ट पर डेटा, बी पोर्ट पर डेटा, डायरेक्ट एडिशन ऑपरेशन लगाया, डेटा कहाँ पहुंच गया, जेड, और जेड से सीधा बस पर, और बस पर पहुंच सी बस से इन हो जाएगा आपके पास R4 में। तो ये स्टेप्स ही लिखे यहाँ पर देखो, R4 आउट ए मीन्स ए बस पर डेटा आउट हो गया, R5 आउट बी, बी बस पर पैरेलल डेटा आपके पास आउट हो गया, सिलेक्ट ए, ए का मतलब है ए बस को सिलेक्ट कर लिया और ए पोर्ट पर डेटा आ गया, ऐड ऑपरेशन बी पोर्ट पर डायरेक्ट डेटा होगा एलयू के, ऐड ऑपरेशन लगाया तो दोनों ऐड हो गया, ऐड होने के बाद में आर से आपके पास आर पोर्ट से कहाँ पहुंच जाएगा, डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा सी बस पर, सी बस से इन होना है आपके पास डेटा। तो सी बस से इन होना है, सपोज ये R4 R5 R6 इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि R4 R5 का डेटा सम होना है और R6 में इन होना है। तो R6 में इन करा लिया है, तो R6 इन एंड ऑपरेशन लग गया। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप से इस इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं। अगर आपके पास R4 इज इक्वल टू R5 R6 है, तो बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास ये रहता है कि R5 R6 का डेटा आपको सम करना है और रिजल्टेंट को R4 में स्टोर करना है। बट कुछ बुक्स इसको भी फॉलो करते हैं, कुछ डिफरेंस ऑथर्स फॉलो करते हैं कि R4 R5 का डेटा ऐड होना है और रिजल्टेंट को R6 में प्लेस्ड करना है। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से, आपने आप जैसे भी अगर ये भी लिखा तब भी ठीक है, और R4 R5 R6 का डेटा आपने सम करके R4 में आपने स्टोर किया, दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो।